तो संध्या, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम ये माना जाता है, तो आपने किस तरह से आसान किया? इसमें एक्चुअली मुश्किल तो ऐसे नहीं है कि सिलेबस मुश्किल है या कुछ, ये है कि सिलेबस बहुत सारा है। तो समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ो, क्योंकि हर चीज़ ही अच्छी लगती है अगर पढ़ने के लिए, पर ये है कि जो चीज़ ज़रूरी है वही पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम। एक पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसका बच्चा भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा में कुछ न कुछ रैंक भी ले आए। बहुत खुशी हुई मुझे, और मेरी बेटी ने जितनी मेहनत की थी तो वो डिजर्व करती थी कि उसको मिले। तो संध्या का जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो गया। हाँ जी, सपना संध्या का भी था और हमारा भी था, इसके पापा का भी था, इसके दादाजी का था, चाचा जी आए हुए हैं, चाचा का था, सबका ही था। बच्चों को आईएएस या आईपीएस बनाना हर माता पिता का सपना होता है। कैथल की बेटी संध्या प्रताप ने वो सपना पूरा कर दिया है। कल यूपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आया तो इस बेटी ने, संध्या प्रताप ने 142वां रैंक पाकर पूरे कैथल में वाहवाही लूटी और कहीं ना कहीं अपने माता पिता के सपने को भी पूरा किया है। तो आइए जानते हैं संध्या प्रताप से किस तरह का इनका सपना था और जो यूपीएससी परीक्षा में 142 में इनका रैंक आया है, तो यहाँ तक इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और क्या कुछ इनका एम है। जी, सबसे पहले बधाई हो आपको। थैंक यू। जी, जैसे आपका 142वां रैंक आया है, तो स्कूलिंग की शुरुआत कैसे की आपने और यहाँ मुकाम तक कैसे पहुँचे? मैंने अपनी स्कूलिंग OSJV पब्लिक स्कूल कैथल से पूरी की है, जी। और उसके बाद फिर मैंने NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना बीटेक किया। उसके बाद मैंने 2 साल हैदराबाद में CA टेक्नोलॉजीज़ में काम किया। जी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ, जैसे काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं। इंटरनेट के थ्रू मुझे आइडिया लगा कि क्या क्या होता है, जी। कैसे कैसे काम होते हैं, क्या क्या काम करते हैं और कैसे वो समाज पर असर डालते हैं। जी। तो फिर मैंने तैयारी शुरू करी। मैंने अपना 2000 पिछले 2 अटेम्प्ट्स में, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, जी। और इस थर्ड अटेम्प्ट में मुझे 142nd रैंक मिली है। जी, जो तैयारी आपने की, कहाँ से तैयारी की, किस तरह से आपके जैसे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया? मैंने पिछले टॉपर्स के वीडियो देखे, और फिर देखा कि वो क्या क्या बुक्स बताते हैं, तो फिर वो पढ़ी, सारी काफ़ी बार रिवाइज़ की, 3-4 बार रिवाइज़ की, और अपने खुद के नोट्स बनाए, और करंट अफेयर्स वगैरह के लिए न्यूज़पेपर कहा जाता है तो द हिंदू पढ़ा उसके लिए, और न्यूज़पेपर पढ़ा फिर डेली, और मॉक टेस्ट किए प्रीलिम्स के लिए भी, और उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यूज़ दिए दिल्ली जाकर, और तो इस तरीके से डेली का रूटीन था, डेली पढ़ते थे, तो जी। फिर इसके थ्रू जी। सिलेक्शन हुआ। तो संध्या, आपने तैयारी कहाँ की जैसे तो इसके लिए? पिछले 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो इसी मैं घर पर ही तैयारी कर रही थी अभी पिछले 2 साल से। कोई तो कोचिंग वगैरह नहीं दिया? मैंने उससे पहले दिल्ली जाकर 1 साल GS के लिए और अपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी के लिए कोचिंग ली थी। जी, तो आपके मम्मी पापा का जो एम था वो कहीं ना कहीं आपने पूरा कर दिया है। हाँ, वो मेरे दादाजी का और मेरे मम्मी पापा दोनों का एक था कि कुछ भी करो, एक चाहे जॉब करो, उसके बाद फिर लेकिन एक बार तो अटेम्प्ट देकर देखो कि कैसा होता है। तो फिर उसके लिए अच्छा था कि सपना था उनका, कि एक दिमाग में थी बात, तो वो पूरी करी, वो जी। अच्छा लगा। जैसे 2 बार इससे पहले आपने ट्राई की और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी होगी, कहीं ना कहीं आपका जो उत्साह कम हुआ होगा, तो ऐसा हाँ, क्या कुछ? वो उसके लिए तो नो डाउट बुरा लगता है कि तुमने प्रीलिम्स भी नहीं किया, बट ये है कि अगर शुरू किया है तो एटलीस्ट उसको पूरा करो। तो यही था कि अब किया है तो चलो एक बार और अटेम्प्ट देकर देखते हैं। तो थोड़ा अगली बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज की कि कहाँ कहाँ पिछली बार कमी रह गई थी, तो उस चीज़ को, जो पिछली मिस्टेक्स थी उनको रेक्टिफाई किया, और इस बार फिर ग्रेटफुली थैंकफुली हो गया इस बार। जी, तो इसके लिए कितने घंटे आप तैयारी करते थे और किस तरह से आपका रूटीन रहता था पढ़ने वैसे कोई फिक्स्ड वो नहीं था, लेकिन एक ये था कि आज दिन इतना इतना पढ़ना है, कि ये पेजेस पढ़ने हैं पूरे, तो 7-8 घंटे की पढ़ाई होती थी पूरे दिन में। संध्या, जैसे इस दौरान आपने हैदराबाद में भी 2 साल काम किया, तो काम करने के बाद उसके बाद कैसे मन में आइडिया है, किस तरह से आपके विचार चेंज हुए, किस तरह से मोटिवेशनल आपको? एक ये शुरू से ही था दिमाग में कि करना है, लेकिन थोड़ा कि जॉब भी एक अच्छी मुझे मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि वो कर लेती हूँ। जी। तो लेकिन एक था दिमाग में, तो 2 साल बाद मुझे लगा कि कर सकते हैं, एक बार तो चांस लेकर देखते हैं। तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दी और तैयारी शुरू करी। जी, तो जो बच्चे आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं,
तो उनको क्या मतलब किस तरह से तैयारी IAS IPS की जाती है, क्या कुछ मतलब मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे? मेरी तरफ से तो सिर्फ यही रहेगा कि जो भी करो, अगर अच्छे से इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो तभी शुरू करो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर इतना कुछ मुश्किल एग्ज़ाम है तो वो तुम्हें अगर अच्छी एक टॉप रैंक टॉप पोजीशन दे रहा है, तो तुम उसको तभी स्टार्ट करना चाहिए कि जब आपको लगता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि अगर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अचीव करना। और उसके साथ ही बीच में निराशा भी आती है, फेलियर्स भी आते हैं, और लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर नहीं हुआ तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन उसको ओवरकम करो। उसके लिए तो कोचिंग वगैरह के लिए बेस्ट, अगर कोचिंग की बात करें तो कहाँ से लें? कोचिंग आजकल बहुत सारी हो गई है, तो यूपीएससी के लिए ये है कि सारी कोचिंग्स ही अच्छी हैं, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। तो हर कोचिंग, कुछ लोग लेते भी नहीं हैं, इंटरनेट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर आपको लेनी है तो कोई सी भी ले सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी है कोई नहीं, सारी सेम है। तो संध्या, अगर मैं UPSC की बात करूँ तो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम ये माना जाता है, तो आपने किस तरह से आसान किया? इसमें एक्चुअली मुश्किल तो ऐसे नहीं है कि सिलेबस मुश्किल है या कुछ, ये है कि सिलेबस बहुत सारा है, तो समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ो, क्योंकि हर चीज़ ही अच्छी लगती है अगर हाँ पढ़ने के लिए। पर ये है कि जो चीज़ ज़रूरी है वही पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम के थ्रू, और ये कि बार बार टेस्ट देते रहो तो पता चलता है कि क्या सही जा रहा है, क्या सही नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को, जो चीज़ नहीं ज़रूरत है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके साथ ही ये है कि एक फ़िक्स सेट ऑफ बुक लिस्ट मेंटेन करो, और अपने जो नोट्स हैं खुद के नोट्स बनाइए। और क्योंकि तो नोट्स बनाने से आपको पता चलेगा कि सही पढ़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर रिवाइज़ हो जाएंगे एक दो बार, तो वो थोड़ा मतलब हो जाता है उसके थ्रू एग्ज़ाम में। तो संध्या, इस सफलता के लिए मतलब पेरेंट्स का कितना रोल मानते हो और टीचर का कितना रोल मानते हो? ऑब्वियसली इसमें पेरेंट्स का तो बहुत ही मोरल और इमोशनल सपोर्ट रहता था, कि जब भी अगर तुम्हें फेलियर मिलता है तो पेरेंट्स ने थोड़ा विश्वास दिखाया कि कर सकते हो, थोड़ा और ट्राई करो, अभी है टाइम है, चांसेस हैं, तो कर सकते हो। तो उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो उसके थ्रू थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहा। और टीचर्स के लिए स्कूल में भी और कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर्स थे। सीता मैम मेरे हमें हिंदी पढ़ाते थे स्कूल में, तो उनके थ्रू थोड़ा मुझे गाइडेंस मिला। और कॉलेज में भी काफ़ी सारे प्रोफेसर्स वगैरह ने के थ्रू अपने कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर होते हैं, तो उनके थ्रू भी काफ़ी अच्छा इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिला। तो ये थे हमारे साथ संध्या प्रताप, जिनका UPSC में 142वां रैंक आया है, और कहीं ना कहीं कैथल व पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो संध्या प्रताप के माता पिता हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं किस तरह से इनकी बेटी का 142वां रैंक आया है, इसको कहाँ देखते हैं और कितनी खुशी उनको इस टाइम खुशी है। जी सर, बताइए सबसे पहले आपको। एक पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसका बच्चा भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा में कुछ न कुछ रैंक भी ले आए। ये तो अच्छा रैंक है, यदि कोई सा भी रैंक ले आए वो भी एक गर्व की बात है। जी सर, आप एक टीचर हो, तो टीचर के नाते आपने किस तरह से अपने बच्चे को मोटिवेशन किया कि यहाँ तक पहुँचे? टीचर के लिए जो भी मेरे लिए जो भी संभावित था वो मैंने हर प्रयास किया। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, जितना भी बच्चे को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, मटेरियल की ज़रूरत है, या किसी और जगह से भी मैं, यदि जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, ऐसे विषय भी होते हैं जिनकी मेरे को जानकारी नहीं थी, वो किसी दूसरे अध्यापक जैसे भीम जी थे, उनके पास भी मैं जाके आया, तो उन्होंने जितना भी मुझे बताया तो मैं बच्चे को प्रेरणा देता रहा। तो ये थे संध्या के पिता राम प्रताप गोयल। अब उनकी माता जी से बात कर लेते हैं, वो भी टीचर हैं, तो किस तरह से इनकी बेटी की सफलता को देखती हैं। जी बहुत खुशी हुई मुझे, और मेरी बेटी ने जितनी मेहनत की थी तो वो डिजर्व करती थी कि उसको मिले। और मैं तो आगे अपने स्कूल में भी बच्चों को यही कहती हूँ कि अब आज भी मैंने अपने बच्चों को स्कूल में यही कहा कि भी देखो कि हम जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट देना, तो बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। और इसी तरह मैंने स्कूल में भी जैसे अपनी गुड़िया को सपोर्ट किया ना, से हमने स्कूल में बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि तुम कुछ ज़रूरी नहीं कि ये इसी परीक्षा में हो, किसी भी में जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। जी, तो संध्या का जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो गया। हाँ जी, सपना संध्या का भी था और हमारा भी था।
इसके पापा का भी था इसके दादाजी का था, चाचा जी आए हुए हैं, चाचा का था, सबका ही था। मैडम जैसे आप भी महिला हो और गुड़िया जैसे पढ़ाई के दौरान आपने इसको कभी मतलब किस तरह से आपने मेंटेन किया, जैसे घर के काम में नहीं लगाया उसके बावजूद किस तरह से आपने? सर जैसे भी स्कूल टाइम तो बच्चा पढ़ता ही है, इतना घर के काम का कोई इतना नहीं है। फिर आगे +2 के बाद ये हॉस्टल चली गई थी NIT में, थोड़ा बहुत वीकेंड पे आती थी, मम्मी काम कराऊँ ना बेटे, ज़रूरत नहीं है भी तो अपना, क्योंकि ये बेसिक्स वगैरह तो शुरू से ही करने लग गई थी इसके NIT टाइप के टाइम से ही। फिर थोड़ा बहुत मैं कहती कर ले भी ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए। फिर इसके पापा कहते ना इसने तो प्रशासन संभालना है, इसको मत करने दे मेरे को लाइन याद है ना बेटे, ना इसको ना करा। फिर थोड़ा बहुत इन्होंने, फिर मुझे भी धीरे धीरे समझ आ गया कि बेटी के अंदर योग्यता है भी, थोड़ा सा हमें, फिर हमने इसकी तरफ काम की तरफ से इसको बिल्कुल फ्री किया हुआ था। हाँ जी, काम ये कहती थी मम्मी आप तंग हो रहे हो स्कूल से आके मैं करा दूँ, मैंने कहा नहीं बेटे तू अपना काम कर, तेरे लिए ज़रूरी है।